हेलो 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 मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था एक्रूअल कॉन्सेप्ट, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया था। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट कवर कर लिया हमने। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखते हैं इस क्लास में हम लोग क्या क्या कवर कर पाते हैं। लास्ट क्लास में तो हमने एक ही कॉन्सेप्ट सिर्फ कवर कर पाया था हम लोगों ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैचिंग कंसेप्ट जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट हम लोग कवर कर लें इस क्लास में। अभी भी बहुत सारे कंसेप्ट बाकी हैं, तो आइए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। चलो चले मितवा, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें, और कॉन्सेप्ट्स पढ़ के उसे रिवाइज कर लें, और एग्जाम में जाके सब कुछ हम भर लें। तो चलिए मैचिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट अकाउंट्स में बोलता है, देखो अकाउंट्स में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में क्या रिकॉर्ड करते हैं? मेनली दो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और एक्सपेंस। तो मैचिंग कंसेप्ट का कहना ये है कि कोई भी एक्सपेंस जब आप रिकॉर्ड करोगे बिजनेस में, अकाउंट्स में, तो वो आपके इनकम के साथ मैच होना चाहिए। मैच होना चाहिए मतलब कोई भी खर्चा जो रिकॉर्ड होगा अकाउंट्स में, वो आपके इनकम से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब इनकम कमाने में जो खर्चा लगा उसका ही रिकॉर्डिंग होगा। सिर्फ इनकम को अर्न करने में जो एक्सपेंस इनकर हुआ, सिर्फ उसी की रिकॉर्डिंग की जाएगी अकाउंट्स में। इसी को मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल दीजिए सर। एग्जाम्पल है, देख लो आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लो, क्या बोलें, जैसे, हाँ, आपके पर्सनल मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था। जैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, मिलता है तो। लेकिन जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक कुछ चार्जेस भी काटता है आपसे। जब आप पासबुक प्रिंट करोगे देखोगे बहुत सारे बैंक के चार्जेस होते हैं, कट जाते हैं। तो इंटरेस्ट तो आपको इनकम मिल ही रहा है, लेकिन बैंक में पैसा रखने की वजह से आपका एटीएम का चार्ज कटता है, आपका पासबुक का चार्ज कटता है, और भी ऐसे बहुत सारे बैंकिंग के चार्ज कटते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट का इनकम आप कमा रहे हो, उसको कमाने के लिए आपने बैंकिंग के बहुत सारे चार्जेस पे किए। तो इंटरेस्ट इनकम जब रिकॉर्ड करोगे तो उससे रिलेटेड बैंकिंग चार्जेस वगैरह के जो भी एक्सपेंस आपके लगे, सिर्फ वही आप रिकॉर्ड कर पाओगे अकाउंट्स में। इसी को मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। यानी कि वो इंटरेस्ट कमाने के लिए जो आपका खर्च लगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप ट्यूशन पढ़ाते हो, जैसे मैं आपको अभी ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। तो पहले मैं क्लासेस लेता था अपने घर में ही। तो ये क्लासेस लेने के लिए मेरे को इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ती थी, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था। तो मैं जो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहा था वो तो लाइट बंद करके पढ़ा नहीं रहा था, मैं लाइट यूज़ कर रहा था, फ़ैन यूज़ कर रहा था। तो ये सब का खर्चा आ रहा था इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक तरफ मैं इनकम कर रहा था, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा था। उसी इनकम को कमाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का खर्च मैं दे रहा था। साथ ही साथ मैं जहाँ पढ़ा रहा था वहाँ का रेंट लग रहा था। तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट का खर्चा, ये सब मैं क्यों कर रहा था? ट्यूशन से आने वाले इनकम के लिए। तो ट्यूशन से आने वाला जो इनकम था उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी और रेंट का खर्चा था। तो जो इनकम के लिए खर्चा है, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड कर पाएंगे अकाउंट्स में। इनकम से रिलेटेड जो खर्च, इनकम को कमाने के लिए जो खर्च, उसी को हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। यानी कि आपका एक्सपेंस आपके इनकम के साथ मैच हो जाना चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो इसका मतलब कि हर खर्चे को हर इनकम के साथ मैच करना पड़ेगा, तभी अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे। मैचिंग कंसेप्ट तो एटलीस्ट यही कहता है कि अगर आपका कोई भी खर्चा हो तो आपके इनकम के साथ वो मैच होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो इनकम के साथ मैच नहीं होते, जैसे सैलरी, रेंट। मेरे ट्यूशन वाले केस में रेंट आपको मैच कर गया था ट्यूशन फीस के साथ। बट जब कोई बिजनेसमैन कंपनी का चला रहा होता है तो बहुत सारी सैलरीज पे करता है। तो सैलरी देने में, सैलरी तो उसका सिर्फ खर्च हो रहा है, उससे इनकम थोड़ी आता है। एम्प्लॉय कुछ देता थोड़ी है बिजनेसमैन को, कुछ नहीं। रेंट जहाँ पे वो ऑफिस चला रहा है, तो वो रेंट तो उसको देना पड़ रहा है ऑफिस यूज़ करने के लिए, लेकिन उस ऑफिस को यूज़ करने से तो कुछ इनकम नहीं आ रहा। ऑब्वियसली बिजनेस कर रहा है, वो सेल कर रहा है, उसके वजह से आ रहा है इनकम। बट जो ऑफिस चला रहा है,
वहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग किसी भी रिलायंस के या फिर किसी भी टाटा की कोई गाड़ी है, मान लो खरीदने जा रहे हो आप शोरूम से, ठीक है। तो टाटा ने जो अपना कहीं एक ऑफिस तो बनाया होगा ना, फैक्ट्री अलग होगी, ऑफिस अलग होगी। तो उसके ऑफिस से जाके आप थोड़ी गाड़ी खरीद रहे हो, आप तो किसी शोरूम वाले से जाके खरीद रहे हो। लेकिन सॉरी, शोरूम वाले तक गाड़ी पहुंचाने में वो फैक्ट्री से जा रहा है उसका गाड़ी बन करके, और फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए उसने कहीं अलग ऑफिस बनाया हुआ है। तो ऑफिस का वहाँ पे खर्च हो रहा है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज वगैरह। तो उस खर्च से उसका इनकम कुछ नहीं आ रहा है, उस खर्च से वो सिर्फ मैनेज कर रहा है अपने बिजनेस को, और वहाँ से फिर वो गाड़ियाँ बन के शोरूम में जाती हैं और वहाँ से सेल होता है, वहाँ से उसकी इनकम आती है। तो इस तरह का जो खर्चा है सैलरी और रेंट का, वो डायरेक्टली उसके सेल के साथ रिलेटेड नहीं है, फिर भी उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग अकाउंट्स में करते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये था, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो सेल्स से रिलेटेड, डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। तो ये जो रिकॉर्डिंग होती है फिर कैसे होती है, मैचिंग कंसेप्ट तो बोलता है कि सिर्फ इनकम के साथ जो एक्सपेंस मैच हो उसी को रिकॉर्ड करो। तो वो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से तो जो मैच करेगा एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन बाकी की ये जो खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, सैलरीज, रेंट वगैरह वगैरह, जो टाइम के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड होते हैं। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अकाउंटिंग पीरियड में जो आपने डिसाइड किया है उसके अंदर आने वाले जो भी खर्चे होंगे, इनकम होंगे, आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो ये जो सैलरी या रेंट है, ये अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा है। तो आपको वो जो सारे खर्चे हैं वो आप पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हो। और बाकी के जो खर्चे हैं जो इनकम के साथ मैच हो रहे हैं आपके, वो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से करते हो। तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस में क्या खर्चे रिकॉर्ड होते हैं मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप फुटबॉल का बिजनेस कर रहे हो, फुटबॉल जो बच्चे खेलते हैं। तो फुटबॉल आप खरीद के ला रहे हो 100 रुपये में, आप 500 रुपये में उसको बेच रहे हो, ठीक है। तो 500 रुपये आपका इनकम है, और वो इनकम कमाने के लिए आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो फुटबॉल को खरीदने में। तो इनकम 500 रिकॉर्ड करोगे, और उससे मैच कर रहा है जो आपका खर्चा 100 रुपया खरीदने में बॉल को, वो आप रिकॉर्ड करोगे, वो आपका कॉस्ट हो गया। तो सेल्स में रिकॉर्ड करोगे 500 और कॉस्ट में रिकॉर्ड करोगे 100। तो यहाँ मैच कर गया। सेल करने के लिए 500 का आपको 100 रुपीज़ का बॉल खरीदना पड़ेगा, तो ये खर्चा आपके इनकम से मैच कर गया, ये मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड हुआ। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सेलिंग एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स बट रेंट, सैलरी एटसेट्रा रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। जैसे मैंने बताया कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो है, फुटबॉल को सेल करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, वो सेलिंग एक्सपेंस है। सेल करने के लिए जो खर्च होता है उसको सेलिंग एक्सपेंस बोलते हैं, वो तो डायरेक्टली रिलेटेड है सेल्स से। लेकिन सैलरी, रेंट, ये तो एक्रूअल बेसिस पे हम लोगों ने जो पढ़ा था, ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। तो वो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं होते। सेलिंग एक्सपेंसेस वो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, बट सैलरीज और रेंट ये एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, या पीरियोडिसिटी अकाउंटिंग पीरियड में जो रिकॉर्ड होता है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड होते हैं। इन अदर वर्ड्स, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट हैज़ ऑल्सो बीन फॉलोड वाइल अप्लाइंग द मैचिंग कंसेप्ट। यानी कि जब मैचिंग कंसेप्ट अप्लाई होता है उस समय पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट भी अप्लाई होता है। तो हर खर्चा मैचिंग कंसेप्ट से नहीं रिकॉर्ड हो सकता, क्योंकि बहुत सारे खर्चे तो सेल्स से रिलेटेड होते हैं, वो जब रिकॉर्ड होंगे वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से होंगे। लेकिन बहुत सारे सेल्स से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल है, मिस्टर पी के स्टार्टेड क्लोथ बिजनेस। मिस्टर पी के नाम का कोई आदमी है, पी के याद आया? अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, वही पी के। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, किस चीज़ का? क्लोथ का। लेकिन पी के तो कुछ क्लोथ ही नहीं पहनता था, इसलिए शायद क्लोथ का बिजनेस चालू किया, दिमाग खुला होगा बाद में। ही परचेज 10,000 पीसेस गारमेंट। बहुत सारा खरीद लिया भाई, पहले तो एक भी नहीं पहनता था। 10,000 पीस गारमेंट खरीद लिया 100 रुपया पर पीस के हिसाब से। 10,000 पीस 100 रुपया पर पीस के हिसाब से, मतलब 10 लाख रुपए का उसने गारमेंट खरीद लिया। और सेल किया कितना? 8,000 पीस 150 पर पीस के हिसाब से। कितने दिनों में सेल किया? 12 महीने में सेल किया।
10,000 पीस खरीदा, कितना करके, 100 रुपया करके, कितना लगा, 10 लाख रुपया। और बेचा कितना, 8,000 पीस, कितना करके बेचा, 150 पर पीस। कब, कितने दिनों में बेचा, 1 साल में बेचा। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक के पीरियड में, 12 महीना जो होता है उस पीरियड में बेच दिया। तो 2,000 पीसेस अभी भी बचे हुए हैं इसके पास। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, उसको रेंट पे करना पड़ा 3,000 पर मंथ 11 मंथ्स का, एंड पेड 8 लाख टू द सप्लायर्स ऑफ गारमेंट एंड रिसीव 10 लाख फ्रॉम द कस्टमर। यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया, देखिए शॉप का रेंट पे किया इन्होंने 3,000 पर मंथ फॉर 11 मंथ, तो ये हो गया 33,000, 3,000 इंटू 11। और जिससे इन्होंने कपड़ा खरीदा था 10,000 पीस, तो उसको 10 लाख देना था, लेकिन इन्होंने दिया 8 लाख ही, 2 लाख रुपया उसका बाकी है। और कस्टमर से इनको कितना मिलना चाहिए था, 8,000 पीस इन्होंने बेचा था 150 करके, तो ये हो गया 12 लाख रुपीज़। 8,000 इंटू 150, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो निकाल लो, 8,000 मल्टीप्लाई 150 करोगे तो आएगा 12 लाख रुपीज़। तो 12 लाख रुपीज़ में से इनको मिला 10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इनको 2 लाख रुपया कस्टमर से मिलना बाकी है, और 10 लाख रुपया अपने सप्लायर को देना था, वहाँ भी इन्होंने सिर्फ 8 लाख दिया, तो 2 लाख रुपया सप्लायर को भी इनको देना बाकी है। ठीक है, समझ गया एग्जाम्पल, आगे बोलो। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी कंसेप्ट आएगा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट आएगा, इस सब का एप्लीकेशन होगा। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फिक्सेस ऑफ द टाइम फ्रेम फॉर विच द परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड। तो ये देखो यहाँ पे टोटल 12 महीना बिजनेस चला है, तो ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। लेकिन यहाँ पे रेंट दिया इन्होंने 11 मंथ्स का ही, हो सकता है 1 महीना रेंट पे नहीं लिया होगा जगह, ऐसे ही अपना मैनेज कर लिया होगा काम कहीं पे, इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 12 महीना बिजनेस चला है तो ज़रूरी नहीं कि 12 महीना ही रेंट देगा, हो सकता है 1 महीना अपने घर में ही सामान रखा हो इसलिए रेंट नहीं दिया, या हो सकता है 1 महीने का रेंट बाकी होगा, 12 महीना यूज़ किया होगा, 1 महीने का रेंट बाकी होगा, ये भी हो सकता है। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ बोला नहीं तो हम लोग एज्यूम करें, इसी को एजम्पशन बोलते हैं। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि 1 महीने का रेंट बाकी है, ये रेशनल एजम्पशन है। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फिक्सेस ऑफ टाइम फ्रेम, वो तो पढ़ लिया हमने, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। सो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर, रेवेन्यू और एक्सपेंस कितना हुआ, टू बी मेजर्ड फॉर द ईयर 2019 एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी असर्टेन्ड ऑन 31 दिसंबर 2019। तो ये जो एग्जांपल हमने पढ़ा ना, तो उसमें क्या क्या रेवेन्यू एंड एक्सपेंस हुआ, क्या एसेट एंड लायबिलिटी आया, वो हम लोग जानेंगे अभी। तो एक्रूअल कंसेप्ट ऑपरेट्स टू मेजर रेवेन्यू 12 लाख, मैंने बताया था आपको, 8,000 इंटू 150 करोगे तो 12 लाख रुपए का रेवेन्यू आ गया। ठीक है, और कैश रिसीव हुआ 10 लाख, यानी कि 2 लाख बाकी है मिलना। तो ये जो 2 लाख मिलना बाकी है, तो ये हो गया एसेट बिजनेस के लिए, यानी कि किसी से अगर पैसा मिलना बाकी होता है ना, तो उसको हम लोग डेटर बोलते हैं, और डेटर बिजनेस के लिए एसेट होता है, पैसा मेरा बाकी है उसके पास तो वो मेरा एसेट है। एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस करेक्टली, क्या बोला मैंने, कुछ गलत पढ़ लिया शायद, विच एक्रूड ड्यूरिंग 2019 नॉट द कैश रिसीव्ड 10 लाख एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस करेक्टली। Accrual concept operates to measure revenue 12 lakh which accrued during 2019 not the cash। अच्छा, बोला accrual concept में हम लोग जो रेवेन्यू लिखेंगे वो 12 लाख रुपए लिखेंगे, 10 लाख रुपए तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि accrual concept में हमने पढ़ा था कि जो ड्यू होगा इनकम उसी की रिकॉर्डिंग होगी। तो 12 लाख का सेल हुआ था तो ड्यू हुआ 12 लाख, तो वही रिकॉर्ड करेंगे, और जो कैश रिसीव हुआ 10 लाख उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। शॉप का रेंट है 12 महीने का, जो आता है 36,000, 3,000 इंटू 12, लेकिन उसने पे किया है 33,000, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 36,000। एक महीने का बाकी था ना, तो 33,000 ही सिर्फ पे किया, तो उससे मतलब नहीं है, खर्चा 36,000 रिकॉर्ड होगा, इनकम 12 लाख रिकॉर्ड होगा, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो पूछ रहा है, शुड द अकाउंटेंट ट्रीट 10 लाख रुपीज एज एक्सपेंस फॉर परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। क्या अकाउंटेंट को जो 10,000 पीस उसने खरीदा था 100 रुपये करके, 10 लाख रुपए का, क्या उसको खर्चा रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने बेचा था सिर्फ 8,000 ही, 10,000 पीस खरीदा था बट बेचा था सिर्फ 8,000 ही। तो मैंने आपको क्या बताया मैचिंग कॉन्सेप्ट में, कि इनकम अर्न करने में जितना एक्सपेंस लगा उसी की रिकॉर्डिंग होगी, इनकम अर्न करने में जितना एक्सपेंस लगा उसी की रिकॉर्डिंग होगी। मतलब हमने इनकम कितने यूनिट्स को बेच करके कमाया, 8,000 यूनिट्स को,
तो एक्सपेंस हम लोग 8000 यूनिट्स का ही रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 यूनिट्स का एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये मैचिंग कंसेप्ट बोलता है। खरीदा हमने 10,000 यूनिट है, बट अभी 10,000 यूनिट बेचा तो नहीं है, बेचा कितना है 8,000 यूनिट, तो एक्सपेंस भी सिर्फ 8,000 यूनिट का ही रिकॉर्ड होगा। मतलब जितने रुपए, जितने यूनिट्स का हमने इनकम किया उतने यूनिट्स का ही हमें एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दैट इज मैचिंग। तो यहाँ बोल रहे हैं कि क्या 10 लाख हमको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए एक्सपेंस और प्रॉफिट दिखा देना चाहिए 1,64,000। 1,64,000 कैसे आया, 1,64,000 कैसे निकाला इन्होंने? 12 लाख तो इनकम बता दिया था, 12 लाख माइनस 36,000 का ये जो आपका रेंट हुआ ना, तो 12 लाख माइनस 10 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट आया और उसमें से 36,000 का रेंट माइनस कर दिया, तो 2 लाख का प्रॉफिट माइनस 36,000, 1,64,000। क्या ये अकाउंटिंग सही है? नहीं, ये अकाउंटिंग सही नहीं है। 12 लाख का इनकम सही है क्योंकि 8,000 इंटू 150, 12 लाख वो रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये और ये 36,000 का रेंट भी सही है, 12 महीने का रेंट पूरा रिकॉर्ड होगा, ड्यू हुआ है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये 10 लाख रुपीज़ का जो एक्सपेंस है ये तो 10,000 यूनिट्स का है, हमने अभी बेचा सिर्फ 8,000 यूनिट्स है, तो ये 10 लाख रुपीज़ हम एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे 8,000 यूनिट इंटू 100 यानी 8 लाख रुपीज़। तो मेरा प्रॉफिट आना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, रेवेन्यू 12 लाख, मर्चेंडाइज 10 लाख, शॉप रेंट 36,000। ऑब्वियसली आंसर इज नो, ऐसे रिकॉर्ड नहीं होगा भैया। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो 12 लाख करेक्ट है, 36,000 करेक्ट है, बट ये 10 लाख रुपीज़ रॉन्ग है। 10 लाख की जगह हम लोग क्या करेंगे, हमारा सही होगा 8 लाख रुपीज़। 8 लाख कैसे निकाला मैंने, 8,000 हमने सेल किया था, इंटू 100 रुपीज़ का कॉस्ट आया था, तो ये होना चाहिए सही कैलकुलेशन। मैचिंग, मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है कि जितने रुपए, जितने का आपने रेवेन्यू किया है उतने का ही आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो रेवेन्यू हमने 8,000 यूनिट का किया है, तो एक्सपेंस हम 8,000 यूनिट का ही रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करके इन्होंने बताया है, रेवेन्यू हमारा हो गया 12 लाख, ये है रेवेन्यू। मर्चेंडाइज का खर्चा आया 8 लाख, यानी कि कैसे आया ये 8,000 इंटू 100, 8 लाख, और शॉप रेंट आया 36,000, तो टोटल खर्च कितना हो गया 8,36,000। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, ये आ गया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया मेरा 3,64,000 रुपीज़, और वहाँ पे क्या बता रहे थे 1,64,000 रुपीज़, क्योंकि वहाँ पे 8 लाख का एक्सपेंस नहीं लेके 10 लाख का एक्सपेंस ले, तो 2 लाख रुपया खर्चा ज़्यादा था तो 2 लाख का प्रॉफिट कम आ रहा था। अभी हमने 2 लाख रुपया खर्चा कम हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 3,64,000 का प्रॉफिट आया। और यहाँ जो ये लॉस होगा ना, लिखा है ना, ये लॉस नहीं होगा, ये होगा लेस, LESS होगा, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू में से हम लोग एक्सपेंस को लेस कर रहे हैं, तो वो गलत लिखा है, तो वहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिए, लॉस की जगह लेस लिख लो। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से। अभी आपको समझ में आ गया होगा मैचिंग कंसेप्ट, जितने यूनिट्स पर इनकम रिकॉर्ड हुआ है उतने यूनिट्स पे ही एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा मैच करके, ठीक है। और एसेट लायबिलिटी क्या हुआ, देखो 10,000 में से हम लोगों ने 8,000 यूनिट्स बेचा था, तो 2,000 यूनिट्स हमारा बचा है, तो ये 2,000 यूनिट्स हमारा 100 रुपीज़ करके बचा हुआ है हमारे पास, तो ये हम किसी को दे थोड़ी देंगे, ये हमारा एसेट है, तो इसको स्टॉक बोलते हैं या इन्वेंट्री बोलते हैं, तो ये एसेट में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपीज़ का एसेट है, प्लस हमने बेचा था जिसको 8,000 यूनिट्स 150 करके 12 लाख में, उससे हमें सिर्फ 10 लाख रुपये ही मिला था, तो 2 लाख रुपया मिलना बाकी था, तो वो भी हमारा एसेट में आ गया। उसको डेटर बोलते हैं या ट्रेड रिसीवेबल, डेटर का स्पेलिंग होता है DEBTOR, डेटर भी बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स को, और इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है जो बच गया क्लोजिंग में। और कैश हमारे पास कितना है, तो 10 लाख रुपया मिला था हम लोगों को, 12 लाख रुपए का सेल किया, वहाँ से 10 लाख मिला, ठीक है। सप्लायर को हमने कितना पेमेंट किया था,
सप्लायर को हमने कितना पेमेंट किया था? ₹8 लाख हमने सप्लायर को पे किया था, तो 10 लाख में से ₹8 लाख हमने सप्लायर को पे कर दिया था, और रेंट का हमने 1 महीने का रेंट बाकी रखा था, तो 33,000 रेंट दिया था। तो 8,33,000 ये हमारा एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस नहीं हुआ, मैंने हमने पे किया, और 10 लाख हमने रिसिट किया, तो टोटल हमारा कैश बचा हुआ है 1,67,000। तो टोटल एसेट कितना हो गया? 5,67,000। ₹2 लाख का स्टॉक, ₹2 लाख का डेटर, और 1,67,000 का कैश। तो टोटल एसेट हो गया हमारा 5,67,000 रुपीज़। और अब आते हैं लाइबिलिटी की तरफ। तो जैसे ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल था, हमसे हमें ₹2 लाख मिलना बाकी है किसी से, तो वो हमारा एसेट हो गया। तो हमको भी अपने सप्लायर को देना बाकी है, तो वो ट्रेड पेएबल हो गया, हमको देना है, तो वो लाइबिलिटी हो गया। तो हमें भी ₹2 लाख देना बाकी है, तो वो हमारा लाइबिलिटी में आ जाएगा, ट्रेड पेएबल बोलेंगे। जैसे ट्रेड रिसीवेबल को डेटर बोलते हैं, वैसे ही ट्रेड पेएबल को हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिटर। ठीक है। रेंट 1 महीने का बाकी था, ₹3,000, वो भी लाइबिलिटी है। जो देना बाकी है वो सारा लाइबिलिटी है, और जो हमारा है, किसी से मिलना बाकी है, वो सारा एसेट है। तो एक्सपेंस पेएबल वो है ₹3,000। ठीक है। तो ये देना है ₹2 लाख, और ₹3,000 रेंट देना है। 2 लाख देना है सप्लायर को, ₹3,000 देना है रेंट वाले को, जिससे हमने रेंट पे ले रखा है। और 3,64,000 ये है कैपिटल। ये कहाँ से आया? मैंने पिछले क्लास में बात किया था कि अगर आप बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हो, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि बिजनेस आपको वापस लौटाएगा। तो आपने बिजनेस में लगाया एसेट कितने का? 5,67,000 का एसेट लगाया, और लायबिलिटी आपने लगाया 2,03,000 का। ठीक है। 5,67,000 का एसेट और 2,03,000 का लायबिलिटी। तो 5,67,000 में से 2,03,000 जब आप माइनस कर दोगे, तो ये आएगा 3,64,000। मतलब इतना आपने बिजनेस में लगाया है। 5,67,000 का एसेट रखा है जो आपका है, और किसी को 2,03,000 आपको देना भी है। मतलब बिजनेस के पास 5,67,000 का एसेट है, और बिजनेस को बाहर वालों को देना है 2,03,000। तो टोटल ओनर के लिए कितना कैपिटल बचा? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल, 3,64,000। आपको मैंने पढ़ाया भी था शुरुआत में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल। तो यहाँ पे देखो ऐसे हो रहा है ना। 5,67,000 क्या है? मेरा एसेट है। 2,03,000 क्या है? मेरा लायबिलिटी है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी हमने किया, तो ये आ गया कैपिटल 3,64,000। समझ में आया आपको? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा मैचिंग कंसेप्ट। इस क्लास में हमने एक ही कंसेप्ट फिर से कवर किया, बट हमने डिटेल में कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। और पढ़ाई करते रहें अच्छे से, एग्ज़ाम्स के डेट आ चुके हैं, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई करते रहें। आई होप यू एंजॉय द क्लासेस। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।